नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में हम इसे बोलेंगे कार्बन और इसके यौगिक। तो दोस्तों, ये साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब कोई नया हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारा टॉपिक का नाम है, ये पूरा चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे हम कार्बन होता क्या है। तो दोस्तों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में 6वें नंबर पर आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है 2 4। यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 4। क्यों होती है 4? क्योंकि इसके जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वही इसका वैलेंसी कहलाती है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। यानी कि वैलेंसी 4 का मतलब है कि ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स या ग्रुप से ये कंबाइंड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन सभी जगह पाए जाने वाला एलिमेंट है। पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। एनिमल्स में, हमारी बॉडी का कार्बन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02%। अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट उसे बोलते हैं, जो अर्थ की सबसे आउटर सरफेस होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और ये मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.03% है। सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट पे गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, जिसका परसेंट 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, जिसका परसेंटेज 20.91% होता है, ऑलमोस्ट 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये मेजर गैसें हैं। 1% में आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसेज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है इन्वायरमेंट में वो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। यानी कि इस अर्थ पर जो भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनमें जीवन पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है, उनमें कार्बन जरूर पाया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। अब बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोवलेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसे हम सहसंयोजी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इसे फॉलोइंग जो कंडीशन है उनमें से कोई ना कोई एक काम करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है गेन 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त कर ले, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड पॉइंट है लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, खो दे, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि इसके पास नहीं होती है। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन
to either gain or lose electron. It is difficult thus for an atom of carbon to either gain or lose electron. यानी कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी कार्बन के एटम को, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करते, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, किसी एटम से शेयरिंग करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वो इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन सोज एज बिलो। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन होता है केवल, और हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेता है। एक हाइड्रोजन पे, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनेगा तब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो ये आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। H बॉन्ड H, यानी कि इसमें ये सिंगल बॉन्ड है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी होती है वो होती है 2 नेगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन के 2 एटम, तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। तो जब O2 बनता है, ऑक्सीजन बनती है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों जब आपस में शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको डबल बॉन्ड से अपन इस तरह लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, इस प्रकार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद देखते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन। ये जब बॉन्ड बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग करते हैं, 1 2 3, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 2 और 3। ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O CH4, यानी कि आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, हाइड्रोजन की और मीथेन की CH4। बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट बॉन्ड जिनमें बनता है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप जानते हो, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं।
अनलाइक आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें बहुत ही कम फ्लो होती है। सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बात करते हैं versatile nature of carbon atoms. Two important properties of carbon atom enable carbon to form enormously large number of compound. कार्बन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है, इसके पीछे दो इसकी प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। यानी टेट्रावैलेंसी को अपन डिस्कशन कर चुके हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4+ होती है। ये 4 डिफरेंट कंपाउंड से फॉर्म हो सकता है, ग्रुप से फॉर्म हो सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है। दूसरा है कैटेनेशन, इसका मतलब होता है श्रृंखलन। ये एक श्रृंखला बनाता है, चेन बनाता है बहुत लंबी। तो ये कार्बन की सबसे मोस्ट प्रॉपर्टीज होती है, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कैटेनेशन। इसमें क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। यानी कि जो कार्बन का एक एटम है वो कार्बन के दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं कैटेनेशन। लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन। दूसरा है इसका टेट्रावैलेंसी, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। यानी कि 4 अदर एलिमेंट से ये जुड़ सकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रांगली बांधे रखता है। 10 कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन जनरल। इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हमने पढ़ी कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी कार्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जनरली हाइड्रोकार्बन्स 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोकार्बन की। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, आप देख सकते हो ये मीथेन कार्बन से बना है और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। C2H2 ये भी हाइड्रोजन कार्बन से बना है। C6H6 ये भी बेंजीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन से बना है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन की वैलेंसी जिसमें सैचुरेटेड होती है, चारों से अलग अलग सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड उन्हें बोलते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सबसे खास विशेषता होती है। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रिफर्ड एज एल्केन्स और लेस रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल एल्केन्स इसका है एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रिफर्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये सैचुरेटेड होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एन क्या है, एन बराबर होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर अगर कार्बन एन की जगह हम 1 रखते हैं तो क्या बनता है, C1H2 × 1 + 2।
तो आप देखते हो ये बनेगा CH2+2CH4 मीथेन। इसको हम बोलेंगे, जब एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे मैथ बोलते हैं, और लास्ट में एल्केन है तो लास्ट में एन लगा देते हैं, तो ये जाएगा मेथेन। अगर 2 कार्बन हो जाएंगे तो बोलेंगे एथ, 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोफ, 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन हो जाएंगे तो पेंट, 6 कार्बन हो जाएंगे तो हेक्स। इस तरह हम बोलते चले जाते हैं। तो अगर इसमें 1 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मैथ, और लास्ट में एन ही लगा है तो इसको बोलेंगे मैथेन। अगर हम इसकी जगह 2 रखें तो बनेगा C2H2 इंटू 2+2C2H6, यानी इसको बोलेंगे हम, 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे ANE, तो ये हो जाएगा एथेन। 3 कार्बन लगाएंगे तो C3H8 हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोपेन। 4 कार्बन हो जाएंगे तो बोलेंगे ब्यूटेन। इस प्रकार आप रखते जाइए। तो ये हो गए एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है C2CnH2n+2। अब बात करते हैं, ये सैचुरेटेड में आता है। अब बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन की। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। जब हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो 1 तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जो बैलेंस है वो सैचुरेटेड नहीं होती है। सीधा जब हम कार्बन की जगह 2 रखते हैं तो ये बनता है C2H4। इसको बोलेंगे हम, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे एथीन। लास्ट में EN लगाना है तो एथीन हो जाएगा ये। 3 कार्बन लग जाएंगे तो बोलेंगे प्रोफीन, 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटीन, 5 कार्बन हो जाएंगे तो बोलेंगे पेंटीन। उसी प्रकार अगले पे बात करते हैं एल्काइन पे। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इनको हमें याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले 2 जोड़ना है, फिर 2 हटाना है, और फिर 2 घटाना है। पहले जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन की जगह हम कार्बन की जगह 2 रखते हैं तो ये बनता है C2H4-2 C2H2 बनता है। तो इस पर 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, और लास्ट में आयन लगाना है तो एथाइन। तो इसका क्या हो जाएगा, एथाइन। 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपाइन, 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन हो जाएंगे तो हो जाएगा पेंटाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथेन इज फॉलो। इथेन की C2H6 ये इथेन का फॉर्मूला होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताई गई आप देख सकते हो, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर भी सबके पास एक एक प्रोटॉन है। कार्बन यहाँ पे देख सकते हो, आप ये बॉन्ड बना लिया है। इसका एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इनके बॉन्ड बना लिए हैं। तो ये बन जाएगा C2H6, सिंगल बॉन्ड बना है तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथीन की देखते हैं। तो C2H4 होता है, तो C, इसमें 4 हाइड्रोजन है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ट्राई ड्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये आप कर सकते हो, इथाइन की आप बना के देख सकते हो। अब बात करेंगे हम फॉर्मूली एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम, अगर कार्बन का एटम एक है तो उसको बोलते हैं मैथ, और लास्ट में ए लगानी है तो मीथेन हो जाएगा CH4, इसकी ये स्ट्रक्चर है। दूसरा है ईथेन, C2H6 हो जाएगा, इसकी ये स्ट्रक्चर है। तीसरा है प्रोपेन, C3H8 हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसकी। 4 है ब्यूटेन, C4H10, ये स्ट्रक्चर इसकी। 5 है पेंटेन, C5H12, ये स्ट्रक्चर इसकी। तो इस प्रकार ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन्स कैन बी, हाइड्रोकार्बन होते हैं उन स्ट्रक्चर के आधार पर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं स्ट्रेट चेन यानी कि सीधी श्रृंखला वाले, ब्रांच्ड हो सकते हैं, साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं यानी कि चक्रीय क्रम में, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है, बट जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है बट इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन,
ब्यूटेन का आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन आइसोमर है, ये ब्रांच्ड आइसोमर है। अब बात करते हैं हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हेटेरो एटम, यानी कि हेटेरो एटम क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मीथेन का फॉर्मूला है CH4, CH, ये इसमें हाइड्रोजन एटम अटैच है। अगर इस हाइड्रोजन एटम को हम हटा दें और यहाँ पे इसी प्रकार की वैलेंसी का कोई भी नया एटम जोड़ दें, जैसे हमने जोड़ दिया क्लोरीन, तो हम इसे बोलेंगे हेटेरो एटम। हेटेरो एटम का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर से कोई दूसरा उसी वैलेंसी का जुड़ जाए, इसकी भी वैलेंसी एक होती है, इसकी भी वैलेंसी एक होती है, तो हम उसे बोलते हैं हेटेरो एटम। आप देख सकते हो इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाई अदर एटम इन अकॉर्डिंग विद देयर वैलेंसी। उसकी वैलेंसी के हिसाब से कोई हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन चेन में वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे जिसकी वैलेंसी सेम हो उससे रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो हम उसे हेटेरो एटम बोलते हैं। आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनका जवाब हम वीडियो के बाद देंगे। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप एक स्पेशल टाइप का एक ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पूरी जानकारी देता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए CH3OH, यहाँ पे ये OH एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें इससे मिल जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये किसी भी कंपाउंड के बारे में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उसे ही हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। OH हुआ, CHO हुआ, एल्डिहाइड का परिभाषा के रूप में हम देखते हैं दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग देम इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी टू कंपाउंड हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हेटेरो एटम जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, फंक्शनल ग्रुप इसको हम बोलते हैं हेलो। अगर ये क्लोरीन ब्रोमीन किसी में जुड़े हुए होंगे तो हम हेलो बोलेंगे इसको, और फॉर्मूला हो जाएगा इनका Cl2Br। दूसरा है ऑक्सीजन अगर जुड़ा हो, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, एल्डिहाइड का होता है वो CHO होता है, कीटोन का होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो COOH होता है। अब बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का जो नामकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले हमें कार्बन के एटम के कितने कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है फंक्शनल ग्रुप विच इंडिकेट ईदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप जो एडेड है वो या तो प्रीफिक्स है या सफिक्स है। सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है, बाद में लगता है, और प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है। फॉर एग्जांपल एल्कीन, जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ENE हम बाद में लगाते हैं। जैसे CH4 जिसमें एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, और लास्ट में इसकी इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मैथीन। उसी प्रकार एल्काइन है एथाइन, एल्कोहल है वो O लगाते एल्केनॉल, मैथेनॉल। मैथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH, मैथेनॉल। तो इसमें एक कार्बन है तो मैथ, और इसका जो लास्ट में लगेगा ओल, तो मैथेनॉल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एल्डिहाइड का लगता है लास्ट में Al, कीटोन का 1 लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का O1 लगता है। मिथाइनिक एसिड, इथाइनिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड, इस प्रकार। और क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगाएंगे। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंबशन। कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। फॉर एग्जांपल मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, हीट एंड लाइट बनती है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न जनरली विथ ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली ब्लू फ्लेम यानी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विथ ए येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई है। अगर कम मात्रा में उसको एयर मिलेगी तो सूटी फ्लेम में जलती है, येलो सूटी फ्लेम में, और अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन मिलती है तो ब्लू फ्लेम में जलता है। सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर जल रहे होंगे तो हमें सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। जब कोयला और पेट्रोलियम जलते हैं तब ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका ऑक्सीडेशन। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दे एड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, दस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। इसको एल्केलाइन KMnO4 की उपस्थिति में और एसिडिफाइड के पोटेशियम क्रोमेट की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है तो CH3COOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज कैटलिस्ट। हाइड्रोजन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैटालिस्ट होता है इसमें पैलेडियम और निकल। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल सॉइल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल्स घी यूजिंग दिस प्रोसेस। इसको हाइड्रोनिफिकेशन बोलते हैं। RR3 जब इसको निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है वेजिटेबल्स घी। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In saturated hydrocarbon, the hydrogen attached to carbon can be replaced by another atom or group atom in presence of sunlight. CH4 मीथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई जाती है तो जी एक हाइड्रोजन एक मीथेन का वो रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन से और मेथिल क्लोराइड बनता है। इसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ये कार्बन के महत्वपूर्ण कंपाउंड से एथेनॉल CH3CH2OH जिसका फॉर्मूला होता है इथेनॉइक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 150 से K होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 K होता है, सोल्यूबल इन वाटर में होता है। बर्निंग टेस्ट यानी इसका जो जलता हुआ टेस्ट होता है इसका, जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो जलता हुआ टेस्ट आता है इसका। कंबशन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज, जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसका एक जलता हुआ टेस्ट होता है, टंग हमारी जल जाती है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यू एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लीथल। जब हम एथेनॉल का यूज करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डिजास्टर होता है, बहुत ही लीथल होता है, और जब इसको प्योर फॉर्म में लेते हैं तो बहुत ही घातक होता है हमारी बॉडी के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम to form sodium ethoxide and hydrogen. When CH2H5 is heated with concentration sulfuric acid at 443 Kelvin, it is dehydrated to ethene. For example, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। जब इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसको सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर कराई जाती है तो C2H4 + H2O बनता है, यानी एथीन बनता है और वाटर बाहर निकलता है। अब यूजेज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की क्या यूजेज होती हैं? इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक्स, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है। एल्कोहलिक बिवरेज यानी कि जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, शराब, उस शराब में इसका यूज किया जाता है। एट लेबोरेटरी रीजेंट, लैब में जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। एट मेडिसिन एंड टॉनिक्स, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, विशेषकर कप सिरप होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ये वीक एसिड होता है। ये 290 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 केल्विन होता है। वाटर में ये मिशिबल होता है यानी मिल जाता है, और इसका खट्टा टेस्ट होता है, सॉर।
5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो उसे हम विनेगर बोलते हैं। यानी कि हमारे पास 9 to 2 ml वाटर है, इसमें 8 ml हमने एसिटिक एसिड डिजोल्व किया तो ये 100 ml बना, इसको हम बोलेंगे विनेगर। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर प्योर एसिटिक एसिड होता है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये जब ये सॉलिड हो जाता है तो बिल्कुल ग्लेशियर की तरह चमकता है, शाइन करता है, इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथेनोएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। और इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CH3CH2OH एस्टर बनता है और वाटर बाहर निकलता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल CH3OH एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाती है तो CH3CNO बनता है और H2 बाहर निकलता है। इसकी रिएक्शन जब Na2CO3 की कराई जाती है तो ये कंपाउंड बनता है। सोडियम के साथ कराई जाती है सोडियम इथेनोएट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो CH3CNO बनता है और एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ये बनता है। इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं हम एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट एंड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों के साथ एज ए कैटलिस्ट तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं जिसे हम एस्टर कहते हैं। On heating with an acid or base, the ester form back in the original alcohol and carboxylic acid. For example, CH3COO CH2CH3 इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है, CH3COO बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। फिर दोबारा हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बन जाता है और अल्कोहल बन जाता है। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। अगर इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन करा दी जाती है एस्टर की, तो जो रिएक्शन होती है उसे हम सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं। साबुन बनाने की विधि बोलते हैं। साबुन जिस प्रोसेस से बनाई जाती है उसे हम सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होती है? सोप इज ए सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन के। और सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली ऑन इफेक्टिव विद हार्ड वाटर। सोप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होते हैं, हार्ड वाटर के साथ इनइफेक्टिव होते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन के साथ इजीली फॉग दे देता है, झाग दे देता है, जबकि हार्ड वाटर वो होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। दे आर इफेक्टिव विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ये डिटर्जेंट होते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ इफेक्टिव होते हैं। एन आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कंसिडर द सॉप मॉलिक्यूल। सॉप का जो मॉलिक्यूल होता है वो जो उसका हेड होता है वो आयनिक एंड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर के प्रति अट्रैक्टिव होता है। और लॉन्ग चेन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल ये आप देख सकते हो। सोप की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है, बीच में ये ड्रॉपलेट है, ऑयल की ड्रॉपलेट यानी गंदगी है, डर्ट है। सोडियम ये आपके डिटर्जेंट है, वो इसको चारों तरफ से घेरा है। जब इसको हम रिंस करते हैं तो ये ऑयल ड्रॉपलेट है वो बाहर निकल जाती है। An emulsion of thus formed by soap molecule, the cloth needs to be mechanically agitated to remove the dirt particles from the coat। जब हम डिटर्जेंट में कपड़े लगा के रख देते हैं तो कुछ देर बाद ये जो सोप के जो मॉलिक्यूल हैं वो डर्ट पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं और जब हम इसको वाटर में कपड़े को रिंस करते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं डर्ट को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले वीडियो में अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।